शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से में मैप के साथ में। मैप के अंतर्गत हम देखने वाले हैं एशिया के मेजर आइलैंड्स के बारे में। पार्टिकुलरली हम बात करेंगे ग्रेट निकोबार आइलैंड। यूपीएससी ने 2017 में एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमावदार नहीं था, मैप पर आधारित था और एशिया के जो मेजर आइलैंड्स हैं पार्टिकुलरली जैसे कि ये निकोबार हो गया, निकोबार के ऊपर अंडमान हो गया, बे ऑफ बंगाल अंडमान सागर में अंडमान आइसलैंड, इसके अलावा निकोबार आइसलैंड। निकोबार आइसलैंड की लोकेशन पूछा था कि ये कौन से द्वीप के सबसे पास में पड़ेगा। सुमात्रा, जावा, ये बड़ा वाला हो गया बोर्नियो। पूरा का पूरा हम इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हल्के हल्के पीले कलर से इंडोनेशिया को दर्शाया गया है और जो डार्क वाला पीला कलर है ये मलेशिया को दर्शाता है। तो यहाँ पर एक और चीज़ पूछ लिया था, श्रीलंका। निकोबार आइलैंड कौन से द्वीप से सबसे पास में पड़ेगा? श्रीलंका से पास में पड़ेगा, या फिर सुमात्रा इसके पास में है, या फिर जावा इसके पास में है, या फिर बोर्नियो इसके पास में है। तो हम देख रहे हैं ये ग्रेट निकोबार है, इसके सबसे पास में है सुमात्रा, ठीक है। इसके नीचे की तरफ हम जाते हैं तो जावा द्वीप आ जाता है। फिर यदि और हम पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो बोर्नियो जाता है, और यदि हम पश्चिम की तरफ में जाते हैं तो श्रीलंका पड़ जाता है। तो सबसे पास में कौन सा है? सुमात्रा आइलैंड है। मतलब कि क्वेश्चन यदि पूछा भी गया है ना, तो आपको कोई चीज़ याद करने वाली नहीं पूछी गई है कि आपको उस चीज़ को रटना पड़े। फैक्ट वाली चीज़ पूछी गई है कि आप दिमाग में, आपके मन में यदि मैप बसा हुआ है, आपके मन में यदि नक्शा बना हुआ है, तो आप इसका जवाब दे देंगे। तो ये तो था ग्रेट निकोबार से रिलेटेड मैप। वहीं यदि इसके कुछ हम बेसिक फैक्ट देखें तो देखिए, ऊपर वाला जो है अंडमान है और नीचे वाला जो द्वीप समूह है वो है निकोबार। दोनों को जो अलग करता है वो 10 डिग्री चैनल है, ठीक। यहाँ से लगभग होकर के ऐसी आड़ी रेखा गुजरती है जिसको हम 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। अंडमान और ग्रेट निकोबार की हम बात कर रहे हैं। ये द्वीप समूह भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं और भारत की दक्षिण पूर्वी सीमा बनाते हैं। इसके साथ साथ ये द्वीप समूह अंडमान सागर से घिरे हुए हैं और मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया जैसे कुछ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से निकटता रखते हैं। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है जो लगभग 150 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ग्रेट निकोबार की बात करें तो ये सबसे साउथ वाला हिस्सा है भारत का। भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? ग्रेट निकोबार। अंडमान के ग्रेट निकोबार द्वीप का क्षेत्रफल है 1044 वर्ग किलोमीटर और यहाँ की जो आबादी है 8069 है 2011 की जनगणना के हिसाब से देखेंगे तो। ये द्वीप भारत की सबसे आदिम जनजाति सोम्पेंस के निवास का स्थान है। इस द्वीप में ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व और सोम्पेंस, दो चीज आपको याद रखना है। इसके साथ साथ में यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क के रूप में इसको घोषित किया गया है। इस बायोस्फीयर रिजर्व में गैलाथिया नेशनल पार्क और कैंपबेल बे नेशनल पार्क शामिल है। यूपीएससी ने ये कैंपबेल बे नेशनल पार्क भी पूछा है। तो ग्रेट निकोबार से आप ये समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ आइलैंड से हमारे यूपीएससी में कंटिन्यू आते रहा है। ये द्वीप उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों, पर्वत श्रृंखला और तटीय मैदानों से पारिस्थितिक तंत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्माण करते हैं, सीरीज का निर्माण करते हैं। सदाबहार वन है, पर्वत श्रृंखला है, तट के मैदान हैं। इस द्वीप पर विशाल केकड़े, केकड़े खाने वाले मकाक, मैकैक जो बंदर होते, इसके अलावा मेगापोड के साथ साथ में लेदरबैक कछुए भी यहाँ पर पाए जाते हैं। भारत में 4 जैव विविधता वाले आकर्षण केंद्रों में से एक सुंडालैंड है जिसमें ग्रेट निकोबार द्वीप भी शामिल है। तो ये अंडमान और निकोबार से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट थे, इनको हमें याद रखना है।
इसके बाद हम देख लेते हैं पीआईबी की प्रमुख खबरों को। तो जो पहली खबर हम देखने वाले हैं, अमोनिया संश्लेषण को लेकर के देखने वाले हैं। एक नया विद्युत अपघट्ट की प्राप्ति की गई है जो कि बेहतर अमोनिया संश्लेषण करने में सहायता करता है। एक नया जलीय विद्युत अपघट्ट, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, जो विद्युत रासायनिक अमोनिया संश्लेषण को ज़्यादा कुशल बनाने में सहायता कर सकता है। भविष्य के हरित ऊर्जा या फिर हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करने वाले उद्योगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। यदि हम हाइड्रोजन का उत्पादन करना चाहते हैं तो इसके लिए ही ये मेन खोज की गई है। विद्युत रासायनिक अमोनिया संश्लेषण का जलीय विद्युत अपघट्ट पर्यावरण के साथ साथ प्रतिस्पर्धी हाइड्रोजन विकास प्रक्रिया में नाइट्रोजन की खराब घुलनशीलता से बहुत सीमा तक सीमित है। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि नाइट्रोजन का रिडक्शन वास्तव में जलीय माध्यम में होता है। नाइट्रोजन का रिडक्शन रियल में किस माध्यम में होता है? जल में होता है। इन चुनौतियों से पार पाने के प्रयास में परिवेश परिस्थितियों की अधिकतर निगरानी की जाती है। शोधकर्ता ज़्यादातर उत्प्रेरक विकास पर काम करते हैं, जबकि विद्युत अपघट्ट की क्षमता की सुधार होना भी प्रारंभिक अवस्था में है। एक रिपोर्ट के अनुसार नाइट्रोजन अपचयन क्रिया, नाइट्रोजन रिडक्शन रिएक्शन से संबंधित 90% रिसर्च कार्यों ने मात्र उपयुक्त उत्प्रेरक विकास पर ध्यान दिया है, जबकि केवल 4% लोग ही ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट पर काम कर रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जिसको शॉर्टकट में डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान है नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान INST मोहाली। इसके साइंटिस्टों ने सोडियम टेट्राफ्लोरोबोरेट NaBF4 नामक ऐसा नया विद्युत अपघट्ट इलेक्ट्रोलाइट विकसित किया है जो न केवल माध्यम में नाइट्रोजन वाहक के रूप में काम करेगा, बल्कि ये भी बिल्कुल परिवेशी प्रायोगिक स्थितियों में अमोनिया की उच्च उपलब्धि देने के लिए सक्रिय सामग्री, संक्रमण धातु, डोप्ड नैनोकार्बन मैग्नीज नाइट्राइड के साथ एक पूर्ण सह उत्प्रेरक के रूप में भी काम करेगा। उत्प्रेरक के अंतर्गत वे सारी चीज़ें आ जाती हैं जो किसी भी क्रिया को संपन्न कराने में मदद करती हैं। अमोनिया के स्रोत का अच्छी तरह से अध्ययन किया गया था और मुख्य रूप से शुद्ध नाइट्रोजन गैस की विद्युत रासायनिक कमी से होने की पुष्टि की गई थी। फिर बताया जा रहा है कि ये जो शोध किया गया है, रिसर्च की गई है, उसको कहाँ पर प्रकाशित किया गया है। द हिंदू की पहली खबर हम देखने वाले हैं, ठीक है। जो अतिक्रमण हो रहा है, रेलवे के आसपास की जो ज़मीन रहती है वहाँ पर जो लोग कब्जा किए बैठे हैं, वहाँ पर घर बना लिए हैं, उनको हटाने की चर्चा चल रही थी। उसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है। तो जो इविक्शन का काम है उस पर अभी हाल में रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हल्द्वानी की यह खबर है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम भारत की हम बात कर रहे हैं। भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड 1860 की धारा 441 भूमि और संपत्ति के अतिक्रमण पर लागू होती है। धारा 441 के हिसाब से देखें तो अतिक्रमण तब माना जाएगा जब कोई व्यक्ति किसी अन्य की संपत्ति को अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास करता है। ये एक अपराध है। इंक्रोचमेंट पर मतलब अतिक्रमण पर IPC की धारा 447 के अंतर्गत जुर्माना रखा गया है। अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो 550 रुपये जुर्माना और 3 महीने तक की कैद होगी। तो निम्नलिखित तरीके से कानून अतिक्रमण से निपटने में मदद करता है। पहला, निजी जमीन पर ट्रेसपैसिंग या फिर घुसपैठ करने पर भी धारा 441 लागू होती है और धारा 442 के अंतर्गत ये अपराध है। न्यायपालिका अतिक्रमण पर रोक लगा सकती है या फिर उस पर लगाम लगा सकती है। न्यायपालिका अतिक्रमण संबंधित कानून के अनुसार मुआवजे का भुगतान करने के लिए भी कह सकती है। मुआवजे की गणना वर्तमान भूमि मूल्य और कितनी हानि हुई है उस पर आधारित रहेगी। हर्जाना के लिए आदेश 39(1)(2)(3) के हिसाब से अदालत का रुख किया जाता है। तो ये तो थे। अब हम बात कर लें जुर्माना। तो 447
आईपीसी की धारा 447 अतिक्रमण करने वाले के ऊपर 550 रुपये जुर्माना लगाएगी या फिर 3 महीने तक की कैद का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने थ्वाट्स कर दिया है। थ्वाट्स का मतलब होता है रोक देना, इविक्शन की प्रोसेस जिसके अंतर्गत उस जगह को खाली कराया जाता, फ्रॉम रेलवे लैंड इन हल्द्वानी। कोर्ट का कहना है इनमें से कुछ रेसिडेंट्स ऐसे हैं जो कि 50 से 70 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं एंड कैन नॉट बी अपरूटेड ओवरनाइट। अपरूटेड, अपरूटेड का यहाँ पर वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं, उखाड़ना। आप इनको खाली ओवरनाइट में, ओवरनाइट मतलब रातों रात उखाड़ कर नहीं फेंक सकते। तो इसके साथ साथ में उन्होंने रिहेबिलाइजेशन का सजेशन भी दिया था कि इनका कहीं ना कहीं आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था कि पैरामिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करिए इनको खाली कराने के लिए, इसकी भी निंदा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से करी गई है। तो किल मिलाकर के देखा जाए ना तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बार बहुत अच्छा कदम उठाया है कि लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं कम से कम उनका हनन नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से कानून की सुरक्षा इनको भी है, कानून के हिसाब से जो जो अधिकार सब लोगों को है वो अधिकार इनको भी है। इस हिसाब से ही ये सारी प्रोसेस होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे के दिन स्टे लगा दिया है 20 दिसंबर के दिशा निर्देश को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जिसको जारी किया था इंडियन रेलवेज को एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप पैरामिलिट्री का यूज़ करिए और इस जगह को खाली कराइए जहां पर पुअर फैमिलीज रहती जिसने ऑक्यूपाई कर ली है रेलवे लैंड एंड हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट विद इन ए वीक। तो ह्यूमन एंगल का भी यहाँ पर बात करी जाती है। कोर्ट का कहना है ये जो इशू है यहाँ पर ह्यूमन एंगल आ जाता है। कई सारी प्रोसीडिंग्स हैं अंडर पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट वर इंस्टीट्यूशंस एक्स पार्टी अगेंस्ट द फैमिलीज ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। सेकेंड वाली जो न्यूज़ आई है वो है डिसेनियल सेंसस से रिलेटेड है। 10 साल में जो जनगणना होती है इस डेटा का प्रयोग सरकार लोगों की भलाई के लिए करती है। इस जनगणना से सरकार को पता चल जाता है कि कौन लोग गरीब हुए हैं, कौन लोग गरीबी से बाहर हुए हैं, कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। बहुत सारे महत्वपूर्ण डेटा यहाँ पर के निकल करके सामने आते हैं। तो सेंसस से रिलेटेड ये न्यूज़ आई है। जनगणना की यदि हम बारे में परिभाषित करने की कोशिश करें तो जनगणना किसी देश या फिर देश के एक सुपरिभाषित हिस्से के सभी व्यक्तियों के एक विशिष्ट समय पर, विशिष्ट टाइम पीरियड पर जनसांख्यिकीय, आर्थिक, सामाजिक डेटा एकत्र करने, उसका संकलन करने, फिर उसका विश्लेषण करने और प्रसारित करने की प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक डेटा को इकट्ठा किया जाता है और फिर उसको बाद में प्रसारित किया जाता है। भारतीय जनगणना दुनिया में किए जाने वाले सबसे बड़े प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सरसाइज में से एक मानी जाती है। ये काम कौन करता है? तो हर 10 साल में जो जनगणना होती है इसका संचालन महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम किया जाता है। 1951 तक प्रत्येक जनगणना के लिए, ठीक है, जनगणना संगठन की स्थापना की गई थी। जब भी होता था तो एक संगठन जरूर बनाया जाता था। कानूनी यदि और संविधान में क्या प्रावधान उसकी यदि हम बात करें तो जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत किया जाता है। इस अधिनियम को बनाने के लिए विधेयक भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पेश किया था। संविधान के आर्टिकल 246 के अंतर्गत जनगणना जो सब्जेक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, मतलब संघ का विषय है। ये भारत की संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रमांक 69 में सूचीबद्ध इसको किया गया है। न्यूज़ में बताया जा रहा है जो डिसेनियल सेंसस है
सितंबर तक अभी इसको टाल दिया गया है। 10 की जनगणना की कवायद को कम से कम सितंबर के लिए टाल दिया गया है, क्योंकि सरकार ने राज्यों को सूचित किया है कि प्रशासनिक सीमाओं को जमने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी गई है। मानदंडों के हिसाब से देखें तो जिला, उपजिला, तहसील, तालुका और पुलिस स्टेशन जैसी कि जो प्रशासनिक यूनिट है, इसकी सीमा को स्थिर करने के लिए 3 महीने के बाद ही जनगणना की जा सकती है। प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को अंतिम रूप देने में लगातार 2 जनगणनाओं के बीच सभी क्षेत्र अधिकार परिवर्तनों को शामिल करना भी शामिल किया गया है इसमें। और जो लास्ट जनगणना है वो हुई थी 2011 में। आम चुनाव मार्च अप्रैल 2024 में होने की पूरी उम्मीद है और जनगणना के दोनों चरणों को पूरा करने में कम से भी कम 11 महीने लगेंगे, भले ही अक्टूबर से त्वरित गति से काम चालू हो। तो 2024 के आम चुनाव से पहले जनगणना संभव है अगर नियमों में बदलाव किया जाएगा और एक छोटी प्रक्रिया शुरू यदि हम करते हैं तो। रीज़न यहाँ पर कोई बताया नहीं जाता, जैसे कि पिछली बार क्या कोविड-19 और वैक्सीनेशन के काम के चलते चलते ये सेंसस नहीं कंडक्ट कराई गई थी। द जनवरी टू लेटर बाय द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया डज नॉट स्पेसिफाई एनी रीज़न। यहाँ पर किसी प्रकार का कारण नहीं बताया गया, बस टालते जाओ हो गया। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड। ओरिजिन की यदि हम बात करें, ये जो नाम है नीलगिरी विथ लिटरेरी मीनिंग ब्लू माउंटेन। नीलगिरी, नीलगिरी का मतलब होता है साहित्यिक तौर पर देखें तो ब्लू माउंटेन, हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ब्लू फ्लावर क्लैड माउंटेन्स ऑफ द नीलगिरीज प्लेटू विद इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट की यहाँ पर बात करी जा रही है। ये जो वर्ड ओरिजिनेटेड हुआ है ब्लू फ्लावर क्लैड माउंटेन से। ये जो माउंटेन है यहाँ पर आपको फूलों की चादर दिखाई देगी, फूलों का कलर नीला दिखाई देगा, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया है। इंडिया में बनाया गया ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व था जिसकी स्थापना की गई थी 1986 में। यदि हम बात कर लें जियोग्राफी की, द टोटल एरिया ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वो है 5520 स्क्वायर किलोमीटर। ये लोकेटेड है वेस्टर्न घाट्स में एंड इनकम्पासेस का मतलब होता है इसमें शामिल है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ठीक है, तो जो बायोस्फीयर रिजर्व है इस ये 2-3 राज्यों को मिला करके बन रहा है। इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें तो बहुत सारे महत्वपूर्ण जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। ये एग्जेम्प्लीफाइज करता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बायोम को। एग्जेम्प्लीफाइज करना मतलब उदाहरण प्रस्तुत करना, जिसका इफेक्ट पड़ता है एफ्रोट्रॉपिकल एंड इंडो मलयन बायोटिक जोन्स पूरे विश्व भर में। बायोडाइवर्सिटी यदि हम बात करें तो बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में इस एरिया को जाना था। यहाँ पर हाईएस्ट डेंसिटी मानी जाती है एंडेमिक स्पीसीज की। अब सबसे काम वाली जो बात है हमारे लिए वो ये है कि यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन भी निवास करती है। बहुत सारी नदियाँ होकर के इस एरिया से गुजरती हैं। कावेरी की बहुत सारी सहायक नदियाँ जैसे कि भवानी, मोयार, काबिनी एंड अदर रिवर्स लाइक चलियार, पूनम पूझा ये यहाँ से होकर के गुजरती हैं। कैचमेंट एरिया यहाँ पर पाया गया है। ट्राइबल पॉपुलेशन की यदि हम बात करें तो टोडास, कोटास, इरुल्लास, कुरुम्बास, पनियास, एडियान्स, एडानंडन, चेटीस, इसके अलावा चोलंकिंस, अल्लार, मलयन यहाँ की प्रमुख आदिवासी जनसंख्या है। और बहुत सारे यहाँ पर प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए हैं जैसे कि मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, मुकुरहुती नेशनल पार्क और साइलेंट वैली आर द प्रोटेक्टेड एरियाज प्रेजेंट विद इन दिस रिजर्व। तो बहुत सारा
कहना चाहिए प्रोटेक्टेड एरियाज है, उसके ग्रुप को हम बोलते हैं नीलगिरी रिजर्व के रूप में जानते हैं। अब हम न्यूज़ की तरफ चलें और न्यूज़ में यदि देखें तो न्यूज़ में बताया जा रहा है कि जो एशियन एलिफेंट है हैज़ लॉस्ट मोस्ट ऑफ इट्स ऑप्टिमल हैबिटाट इन नीलगिरी। ऑप्टिमल का मतलब होता है इष्टतम, जो जितना एरिया में वो रहते थे अब देखा जाए तो उनके हैबिटाट में लॉस हो गया है। प्राकृतिक जो आवास है, उनका घर है, वो अब कम हो गया है। तो हाल ही में जो रिपोर्ट निकल कर के सामने आई है, हाथियों ने अपना जो प्राकृतिक आवास है वो माउंटेन को बना लिया है। अब निचला जो इलाका है वहाँ पर लोग खेती बाड़ी करने लग गए हैं। खेती बाड़ी करने से हाथी और लोगों के बीच में झड़प चालू हो जाती है। इसी के चलते चलते हाथी अब कहाँ तक सीमित हो गए हैं, पहाड़ी एरिया में। लेकिन ये जो पहाड़ी एरिया है, यहाँ का जो टिरेन है, ऊंच नीच है, कहीं खाई है, ये ऐसी जगह है जहाँ पर इनके सरवाइव होने का रेट काफ़ी कम है। मतलब जीवित रहने की जो आशंका है यहाँ पर काफ़ी कम जताई जा रही है। पेपर में ये भी बताया जा रहा है हजारों सालों से हाथी दक्षिण पूर्व एशिया में खुलेआम घूमते रहे हैं। ठीक है, तो ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर एलिफेंट्स रोम फ्रीली अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया ऑल द वे टू चाइना। चाइना तक ये पहुंच गए। लेकिन एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर, मानव निर्मित प्रेशर ने उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया है माउंटेन चेन्स में, ऐसा पेपर में कहा गया है। मोस्ट एलिफेंट रिजर्व इन इंडिया आर फाउंड इन माउंटेनियस हैबिटाट। तो यही सब बताया जा रहा है, इस प्रकार का जो सब ऑप्टिमल हैबिटाट है जहाँ पर ये लोग अभी रह रहे हैं। देयर चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर लोअर ड्यू टू डेंजरस टेरेन फॉर एनिमल ऑफ दिस साइज। इतने बड़े साइज के हैं और इस प्रकार से यदि डेंजरस टेरेन मिलेगा उनको, ठीक है, ऊंची नीची जगह मिलेगी, तो ये उनके लिए ठीक नहीं है। हमारी स्टडी में ये पता चला है कि व्हेन बैरियर्स आर इरेक्टेड, यदि हम बैरियर्स को क्या काम कर दें, बैरियर को यदि हम हटा देते हैं, ठीक है, जो इनकी बाधा खड़ी कर रहे हैं, तो ये इनकी लाइफ को बढ़ा सकता है। इसके बाद एडिटोरियल वाले पेज में चलें तो हाल ही में जो ग्रीन प्रॉमिस किया गया है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से रिलेटेड ये आर्टिकल लिखा है। हमारे देश की जो छोटी छोटी इंटरप्राइजेस हैं वो ग्रीन इकोनॉमी का मेन स्टे हो सकती हैं। मेन स्टे मतलब मुख्य आधार। यूनियन कैबिनेट ने क्लियर कर दिया है 17,490 करोड़ रुपया का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसका उद्देश्य है हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन है रिन्यूएबल एनर्जी से उसको बढ़ावा देना। हाइड्रोजन एक इसेंशियल इंडस्ट्रियल फ्यूल माना जाता है दैट हैज़ ए रेंज ऑफ यूजेस फ्रॉम प्रोड्यूसिंग अमोनिया। हाइड्रोजन के बहुत सारे उपयोग हैं। इसका उपयोग हम कर सकते हैं अमोनिया को प्रोड्यूस करने में, मेकिंग स्टील एंड सीमेंट, एंड टू पावरिंग फ्यूल सेल। हमारे पास जो फ्यूल सेल हैं उसमें पावर देने का काम भी ये करता है। दैट कैन रन बसेस एंड कार, और इसी के माध्यम से हम बस और कार चला सकते हैं। हालांकि इसे बनाने का सबसे सस्ता तरीका कोयला और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन पर निर्भर रहना है, और इससे कार्बन उत्सर्जन होता है। ग्लोबल वार्मिंग पर चिंता और वैकल्पिक ईंधन की क्रमिक लेकिन स्थिर आलिंगन नहीं। आलिंगन का मतलब ये है आपने उस चीज को ज्यादा प्रयोग किया है। तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन के उत्पादन में दुनिया की रुचि को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। दिस हाउएवर इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव। इट कॉस्ट बिटवीन $0.9 से लेकर के $1.5 टू प्रोड्यूस ए किलो ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम कोल एंड एनीवेयर। यदि आप कोयला से हाइड्रोजन प्रोड्यूस करोगे तो आपको पड़ जाएगा $0.9 से $1.5, और यदि आप कुछ और से कर रहे हो तो 3.5 से $5.5 पर केजी टू प्रोड्यूस इट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस।
अक्षय ऊर्जा स्रोतों से इसका उत्पादन करने के लिए लगभग कितना पैसा खर्चा करना पड़ गया है आपको? 3.5 से 5.5 पर केजी टू प्रोड्यूस इट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। जिस तरह से भारत में सौर ऊर्जा की दरें अब कोयला बिजली से कम हो गई हैं, कोयला की बिजली और सोलर एनर्जी से उत्पन्न बिजली दोनों में आप कंपेयर करेंगे तो आज के टाइम में सोलर सिस्टम सस्ता हो गया है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हरित हाइड्रोजन या फिर जो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित होती है, जीवाश्म ईंधन स्रोतों से हाइड्रोजन बनाने के लिए मौजूदा कीमत से भी कम खर्चा हमको करना पड़ेगा। जीएनएच मिशन का उद्देश्य है भारतीय उद्योग के लिए कुछ केंद्रों से उत्पादन केंद्रों तक हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और परिवहन के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, इसके लिए एक सक्षम वातावरण बनाना जहां उनका उपयोग कई सारी औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जा सकता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे काम भी बताए गए, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण जो पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए बिजली का उपयोग करता है। 2030 तक कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन का टारगेट रखा गया है। यदि हम देखें हरित हाइड्रोजन, जितने भी जो जरूरी खर्चे हैं उनके कारण वर्तमान में वैश्विक हाइड्रोजन उत्पादन का 1% से भी कम हिस्सा है और भारत का लक्ष्य ऐसे हाइड्रोजन का निर्माण करना है जो कि इंडस्ट्री को भी सप्लाई करेगा, हम उसको एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। इस प्रकार से हम टारगेट रखे हैं। तो 2030 तक क्या होने वाला है, जो गोल है वो हमारा एटलीस्ट 5 मिलियन मीट्रिक टन का है एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का। एंड इलेक्ट्रोलाइजर की कैपेसिटी की हम बात करें तो 60 से लेकर के 100 गीगावाट की रहेगी और 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हम हासिल करने वाले हैं ग्रीन हाइड्रोजन के लिए या फिर इससे जुड़े हुए जितने भी ट्रांसमिशन वर्क हैं उसके लिए।